हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिल्म एजुकेशन एंड नॉलेज में। आज मैं वीडियो अपने किचन में बना रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे जो पड़ोस में पार्टी वार्टी चल रही है और उस वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है हॉल में। तो मुझे दरवाजे बंद करके किचन में बनाना पड़ रहा है वीडियो। तो हालांकि आपको आवाज़ थोड़ी बहुत शायद आ रही होगी। एनीवे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोगों से। उसका रीज़न ये है कि मैंने अपने कुछ वीडियोस पिछले देखे, क्योंकि मैं मोस्टली देख नहीं पाता हूँ। मैं शूट करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ और उसको अपलोड कर देता हूँ और मैं देख नहीं पाता हूँ। तो कल मैंने देखा है और मुझे कुछ जगह ऐसा लगा कि मैं एक लाइन को कई बार रिपीट कर देता हूँ। तो मुझे देख के बड़ा अजीब लगा। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को भी बहुत अजीब लगता होगा। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा आगे से मैं इन सब चीज़ों को ध्यान रखूँ और आगे से मैं ऐसी गलतियाँ ना करूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो में मैं कुछ ऐसी फ़िल्मों के बारे में बताऊंगा आपको, इंडियन फिल्में, इंटरनेशनल फिल्में, जिनको देख सकते हैं आप और देखकर आप फिल्म मेकिंग को एक नए तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिल्म मेकिंग को इस तरह से भी कहा जाता है, लोग अपनी बात इस तरह से भी कहते हैं, इस तरह की भी एक्टिंग होती है। कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, जो मैंने इन फिल्मों से बहुत सीखा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो जो पहली फिल्म है जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, स्पेशली फॉर न्यू कमर्स और न्यू अपकमिंग टैलेंट, उसके लिए जो सबसे पहली फिल्म है वो है सैराट। सैराट मुझे ऐसा लगता है हर न्यू कमर एक्टर, डायरेक्टर और राइटर को देखनी चाहिए। उसके कई रीज़न हैं। पहला तो बहुत ऑर्डिनरी स्टोरी है। तो लोग ये सोचते हैं स्टोरी बहुत कमाल होनी चाहिए तभी फिल्म कमाल बनती है। तो वो आप धारणा बदल सकते हो इस फिल्म को देखने के बाद, क्योंकि स्टोरी बहुत ऑर्डिनरी है। ऐसी स्टोरी है जो आपने हज़ारों बार देखी होगी, फिर भी वो फिल्म सुपर हिट हुई है, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है। मतलब आज भी अगर टीवी पे सैराट आ रही होती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, मैं देखता हूँ उस फिल्म को। तो वो फिल्म क्यों अलग है, क्यों अनोखी है, वो उसको आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। दो ऐसे एक्टर लिए हैं, डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो नए, दो तीन चार जो भी एक्टर हैं, उन्होंने कभी एक्टिंग की नहीं थी, उन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था, फिर भी आए और एक अच्छी फिल्म बना कर गए। वो ऐसे एक्टर हैं वो। हालांकि डायरेक्टर बहुत पुराने हैं, उनको इससे पहले भी नेशनल अवार्ड मिल चुका है, सैराट से पहले भी। और सोचिए ना, उन्होंने किस तरह से इसको कंसीव किया होता। अगर मेरे पास कोई एक राइटर आए और इस तरह की स्टोरी सुनाए तो मैं उसको मना कर दूंगा। तो मेरी सोच को इस फिल्म ने बदला है। कई बार स्टोरी ऑर्डिनरी होती है, लेकिन डायरेक्टर का विज़न क्या है, डायरेक्टर की जो इमेजिनरी दुनिया है उस फिल्म को लेके, वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें यूनिकनेस है तो भी फिल्म बनानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया है। उन्होंने ऐसे एक्टरों को लिया जो एक्टर थे ही नहीं, उनको ट्रेन किया 2 से 3 महीने, फिर उन्होंने ये फिल्म एग्जीक्यूट की है। तो नए, तो ये भी अपने आप में एक नया थॉट था कि मैं इस तरह से उनको पूरा, उनका जो पूरा प्रेजेंटेशन था उन्होंने उसको नया किया। अब एक्टरों को नए एकदम फ्रेश फेसेस लेना इस फिल्म के लिए और एकदम नेचुरल बनाना, ऐसा आपको लगता ही नहीं है कि स्क्रीन पे आप फिल्म देख रहे हो। तो इस तरह का एक नया प्रेजेंटेशन, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर वो आए, इसलिए फिल्म वर्क कर गई। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि नए एक्टर जिन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था उनको, उन्होंने एक्टिंग की है इसमें। तो कई बार एक डायरेक्टर के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आपने कंसीव किया, शायद आपका जो एक्टर है वो ना कर पा रहा हो, लेकिन उसके कंफर्ट जोन में वो बहुत कमाल कर रहा है, तो आपको उसको मौके देने चाहिए। दोनों जो भी हीरो हीरोइन हैं वो नए हैं, उन्होंने कभी कोई कैमरा फेस नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपने कंफर्ट जोन के अंदर बहुत कमाल की एक्टिंग की है। वो जैसे हैं वैसे उन्होंने स्क्रीन पे उसको प्ले किया है, वैसे स्क्रीन पे उसको निभाया है। उन्होंने कुछ भी उसमें फ़िल्टर लगाने की कोशिश नहीं की, उसमें कुछ भी अलग करने की कोशिश नहीं की। तो वो भी एक नया तरीका होता है, आप अपने एक्टर को फ्रीडम दें। आप अपने और एज ए एक्टर भी आपको ये ध्यान रखना होता है, एज एन एक्टर भी आपको ध्यान रखना होता है कि अगर डायरेक्टर जो आपसे चाह रहा है वो एक अलग थॉट है, जो शायद आप अगर वो करोगे शायद उतना अच्छा ना कर पाओ। कई बार होता है
कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप क्योंकि आपने बेसिक जो नेचर है वो कभी इंसान का चेंज नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता। अगर आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है तो आप उस गुस्से को आगे चलकर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो गुस्सा रहेगा, वो कभी जाएगा नहीं। ये बड़ी अजीब बात है, आप देख लो, हर इंसान का एक बेसिक नेचर है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो हो सकता है वो बेसिक नेचर जो होता है आपका वो चेंज ना हो, आपकी अप्रोच चेंज ना हो जब आप किसी दूसरे कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। कई बार नहीं होता है, स्पेशली जब आप नए एक्टर होते हो, धीरे धीरे आप जब नॉलेज हो जाता है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप चेंज ओवर ला पाते हो, कई बार नहीं ला पाते हो। तो आप अपने कंफर्ट जोन में जो डायरेक्टर चाह रहा है उसमें बेस्ट क्या कर सकते हो, वो फिल्म से आप सीख सकते हो। और किसी भी फिल्म की सक्सेस में ओवरऑल पैकेज इंपॉर्टेंट होता है, ओवरऑल आउटपुट कैसा आ रहा है। सैराट की स्क्रिप्ट ऑर्डिनरी है, मतलब बहुत ही ऑर्डिनरी है उसमें, और उसकी ऑर्डिनरी होना ही उसका प्लस पॉइंट है। एक नॉर्मल सी स्टोरी जो आपने 1000 बार देखी है, नॉर्मल सा प्रेजेंटेशन, बिल्कुल नेचुरल फिल्म बनाना ही उसका अननेचुरल है, वही उसका प्लस पॉइंट है उस फिल्म का। तो जब आप एक नेचुरल सी फिल्म बनाते हैं, और मतलब म्यूज़िक आप देख लो उसका कमाल है, एक्टिंग देख लो आप सबकी कमाल है, बट एक नेचुरल एक्टिंग, बहुत ही नेचुरल एक्टिंग, मतलब नेचुरल एक्टिंग बोलना भी अजीब है, एकदम नेचुरल एक्टिंग। तो फिल्म को इस तरह से भी बनाया जा सकता है, इस तरह की भी एक्टिंग की जा सकती है, आप इस फिल्म से सीख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे मैं सैराट को रखूँगा। नंबर 2 जो फिल्म है मेरी लिस्ट में वो है, अभी मैं इंडियन फिल्मों की बात कर रहा हूँ, और इसमें कोई नंबर 1 नंबर 2 सॉरी नहीं है, मेरी इस बात को मैं वापस लेता हूँ। हर फिल्म अपने आप में एक यूनिक है, और उसको आप जब देखेंगे तो आप कुछ नया सीखेंगे। तो नंबर 1 नंबर 2 मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से है। नंबर 1 नंबर 2 सीखने के हिसाब से नहीं, हर फिल्म से आप कुछ नया सीखेंगे, और हर फिल्म उतनी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी जो फिल्म है वो है ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा कई मायनों में बहुत अलग फिल्म है। हर इंसान, हर अच्छा, जिन्होंने ये फिल्में नहीं देखी हैं, जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उन्होंने वो फिल्में नहीं देखी हैं तो वो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दें, फॉरवर्ड कर दें, और उस फिल्म को देख लें, फिर उसके बाद ये मेरा रिव्यू सुने, क्योंकि फिर उनका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो सेकंड जो फिल्म है ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, उस फिल्म में क्यों वो इतनी इंटरेस्टिंग फिल्म है, और ये हर राइटर और डायरेक्टर को और एक्टर को ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी स्क्रीन पर प्ले करें एज एन एक्टर, आप कुछ भी लिखें एज ए राइटर, आप कोई भी सीन शूट करें एज ए डायरेक्टर, आपको बस एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है, ऑडियंस उससे रिलेट कर पाए। आप कैरेक्टर को कितना भी इंटरेस्टिंग बनाइए, आप कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाइए, एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना है तीनों ही डिपार्टमेंट को, कि वो ऑडियंस रिलेट कर पाए। ये एक अनोखी फिल्म है ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, जो दुनिया का हर इंसान इससे रिलेट करेगा। कुछ ऋतिक रोशन से रिलेट करेंगे, कुछ फरहान अख्तर से रिलेट करेंगे, कुछ अभय देओल से रिलेट करेंगे, कुछ बाकी कैरेक्टर के साथ रिलेट करेंगे। तो ये अनोखी फिल्म मैं मानता हूँ इसको, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म जोया अख्तर की मानता हूँ, और मैं जोया अख्तर को करेंट टाइम का बेस्ट डायरेक्टर मानता हूँ। ये मेरी सोच है, ये हो सकता है मैं बाकी में से एग्री करें, डिसएग्री करें, दैट डजेंट मैटर, बट मेरे लिए वो नंबर 1 डायरेक्टर है आज की डेट में। तो नेचुरली हर ऑडियंस कैसे कनेक्ट हो जाती है आपके कैरेक्टर के साथ, वो आपको ध्यान देना होता है एज एन एक्टर, डायरेक्टर और राइटर, वो आप इस फिल्म से सीखोगे। हर फिल्म में वापस से रिपीट करता हूँ एक लाइन, बट ये मैं बार बार करता हूँ, मैं जानबूझ के करता हूँ, कि आपको नोट्स बनाने हैं, आपको नोट्स में लिखना है कि आज ये क्या नया आज आपने सीखा है इस फिल्म से, या जो भी मैंने बाकी एक्सरसाइजेज दी हैं, तो वो जो सीख रहे हैं आप, उससे आप अपना एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कीजिए। यहाँ पर किसी हिट फिल्म का कोई लॉजिक नहीं है, कोई सक्सेस का कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, बेसिक्स हैं, उनको आप फॉलो कीजिए तो आप गलत नहीं करेंगे, बट ये गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपनी फिलॉसफी लगानी पड़ती है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, और अपना ही एक लॉजिक क्रिएट करना पड़ता है। तो ये जो सारे नोट्स आप बनाओगे, इन सब को ऑब्जर्व करके आपको अपना लॉजिक, अपनी एक स्टडी बनानी है कि मुझे इस तरह से फिल्मों में अप्रोच करना है, चाहे आप राइटर हो, चाहे आप डायरेक्टर हो, चाहे आप एक्टर हो।
तो आपको एक नई फिलॉसफी और नया स्टाइल लेकर आना है, और ये ऑब्जर्वेशन से लेके आना है कि ये चीज़ इस तरह से पॉपुलर हुई, ये इसमें ये मैंने सीखा, इसमें ये सीखा, इसमें ये सीखा, और इससे मिक्स करके आपको अपना एक यूनिकनेस क्रिएट करना है, कॉपी कुछ भी नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसमें आप ये देखेंगे कि कैसे उन्होंने कैरेक्टर को बनाया है। कैरेक्टर यूनिक भी लगते हैं, इंटरेस्टिंग भी लगते हैं, एट द सेम टाइम हर ऑडियंस का कनेक्शन उसके साथ बनता है। तो ऑडियंस का कनेक्शन, ऑडियंस का रिलेशन अपने कैरेक्टर के साथ बनाना हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों डिपार्टमेंट के लिए, एक्टर, डायरेक्टर और राइटर के लिए। इसके साथ साथ इस फिल्म में एक यूनिकनेस, एक और चीज़ है, मैं हमेशा बोलता हूँ स्टोरी टेलिंग में सिर्फ एक्टिंग या राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हर चीज़ आपकी स्टोरी टेलिंग में एक रोल प्ले करती है। ये स्पेशली डायरेक्टर्स के लिए है। बैकग्राउंड, आपका जो शॉट है उसका एक मतलब होना चाहिए, उसका एक स्टोरी टेलिंग होना चाहिए। फास्ट ट्रॉली आ रहा है, स्लो ट्रॉली आ रहा है, फास्ट ट्रॉली जा रहा है, स्लो ट्रॉली जा रहा है, तो हर चीज़ का अपना फील होता है, साइकोलॉजिकल जो देख रही है ऑडियंस उसके दिमाग पे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हैं, जो आपका ट्रॉली शॉट है, जो भी है, उसका क्या इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर शॉट के लिए चाहिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, लोकेशंस के अलावा लोकेशंस में जो कलर है वॉल का और बाकी चीज़ों का, वो बहुत मैटर करता है। वो सिम्बॉलिकली स्टोरी टेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने जो कपड़े पहने हैं वो किस तरह का लुक है और किस तरह का कलर है उनका, वो बहुत मैटर करता है। वो सब स्टोरी टेलिंग में इंपॉर्टेंट होता है। कलर कॉम्बिनेशन, हर कलर का एक सिंबल है। लव, रेड कलर लव का भी सिंबल है, डेंजर का भी सिंबल है, येलो डेथ का सिंबल है। तो आप इस सिंबॉलिक कलर्स यूज़ कर सकते हो जो भी आपको स्टोरी टेलिंग में उस पर्टिकुलर शॉट या पर्टिकुलर सीन में दिखाना है। तो वो भी इस फिल्म में ध्यान दिया गया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये नोटिस कर पाएंगे। तीसरी फिल्म है अक्टूबर। अक्टूबर एक मास्टरपीस मैं मानता हूँ। अक्टूबर एक वो उस ये एक अलग तरह का सिनेमा होता है। बहुत सारी अक्टूबर जैसी फिल्में हैं, पीकू भी इसी कैटेगरीज में आती है, और भी बहुत सारी फिल्में हैं। लंच बॉक्स और एक और फिल्म है जो लंच बॉक्स वाले जो डायरेक्टर उन्होंने बनाई है, फोटोग्राफर। ये वो फिल्में हैं, हर चीज़ आपको बताएंगी नहीं, हर चीज़ आपको कह कर कन्वे नहीं की जाएगी इन फिल्मों में। ये वो फिल्में हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। आंखों के इशारों से ये एक्टर अपनी बात कह के चले जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन आपका इधर से उधर हुआ तो आप फिल्म को नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे अक्टूबर है, तो अक्टूबर ये एक ऐसी फिल्म है जो एक बड़ी थॉटफुल फिल्म है। बहुत हर चीज़ उन्होंने अंडरलाइन नहीं की। आप ये फिल्म आपको फील करनी पड़ती है। आप फील तो ये फिल्म करते हो, कई बार आपको समझ में नहीं आती है। तो ऐसी फिल्में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक्टर और डायरेक्टर और राइटर्स के लिए, जो हर चीज़ को स्टोरी टेलिंग और सिंबॉलिकली कह के चली जाती हैं। हर चीज़ को अंडरलाइन नहीं किया जाता, हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती हैं ये फिल्में। इनको आपको समझना पड़ता है। इस तरह की भी फिल्म मेकिंग, इस तरह की भी एक्टिंग आपको समझनी ज़रूरी है, थोड़ा सा अपने अंदर वेरिएशन लाने के लिए। तो ये फिल्म ज़रूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आपको क्या समझ में आया। इसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं। तो ये फिल्में बहुत मैटर करती हैं मेरे हिसाब से। इनको देखिए और समझिए कि इस तरह से अभी एक्टिंग होती है। एक नया तरीका आपको मिलेगा सीखने को। अगर आपने फिल्में देखी हैं तो वापस देखिए, और वापस अब एक अलग पर्सपेक्टिव से एक एक्टर की तरफ देखिए, एक डायरेक्टर की तरह देखिए, एक राइटर की तरह देखिए, एक ऑडियंस की तरह मत देखिए इन फिल्मों को। अगर आपने देखा है तो वापस देखिए इस तरह से। इसके बाद एक डायरेक्टर हैं श्रीराम राघवन। मैं चाहूँगा उनकी जो लास्ट 2 फिल्में आई हैं, अंधाधुंध और बदलापुर, वो आप देखें। श्रीराम राघवन का स्क्रीन प्ले स्टाइल बहुत अलग है। जो बाकी जो डायरेक्टर्स हैं, जब बाकी जो राइटर्स हैं उनके बहुत अलग है। उनकी एक खासियत है, जैसे एक सस्पेंस, अगर आप एक फिल्म या कुछ बनाते हैं तो वो आप कोशिश करते हैं चीज़ें रिवील ना हो, एकदम एंड में जाके रिवील हो या ऐसा कुछ हो। बट श्री राम राघवन सर का जो स्टाइल है उसमें वो पहले ही रिवील करते हैं क्या झोल है। आप जॉनी गद्दार देख लीजिए, उन्होंने पहले ही बता दिया पैसे किसने चोरी किए, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। अब उस झोल के में क्या क्या झोल होता है, कहानी कैसे उलझती है, वो इम्पोर्टेंट है। अंधाधुंध देख लीजिए, पहले दूसरे सीन में ही उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये अंधा नहीं है, आयुष्मान खुराना अंधा नहीं है। इसी सेम तरह से आप बदलापुर देख लीजिए, पहले ही बता दिया है कि वरुण धवन क्या करने वाला है, चीज़ें कैसे होने वाली हैं। फिर इन पर्सपेक्टिव में कहानी कैसे उलझती है, वो उनका स्टाइल है। एक बहुत अलग स्टाइल है, आप समझिए इस बात को। ऐसा स्क्रीन प्ले, ऐसी स्टोरी टेलिंग बाकी किसी भी फिल्म मेकर में नहीं। ये बहुत ही यूनिक तरह की फिल्में बनाते हैं, बहुत ही यूनिक
तरह के फिल्म मेकर हैं, तो वो आप देखेंगे तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। ये सारी फिल्में अलग अलग वेरिएशन आपको दें, उस हिसाब से मैंने लिस्ट बनाई है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक और डायरेक्टर है जो मुझे ऐसा लगता है आने वाले वक्त के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर होंगे, उनका नाम है शकुन बत्रा। उनकी 2 फिल्में आई हैं, एक कपूर एंड सन्स है, उससे पहले एक मैं और एक तू आई थी। एक मैं और एक तू भी मुझे अच्छी लगी थी, वो बहुत बुरी तरह से पिट गई थी। हालांकि कपूर एंड सन्स तो सबको ही पसंद आई है। तो कहानी को नॉर्मल तरह से उठाना और फिर उसको उलझाना, और मतलब उसको एक नॉर्मल तरह से उलझाना और फिर उसको एक मतलब एक सटल वे में कह के चले जाना अपनी बात। बहुत बड़ी बातें वो बहुत सटल वे में कह देते हैं जो लोगों को हिट करती हैं, अपने तरीके से हिट करती हैं। और मतलब कपूर एंड सन्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें उन्होंने कोई सही कोई गलत वो थ्योरीज होती नहीं है। हम गलत भी हो सकते हैं, हम सही भी हो सकते हैं, वो सब कुछ होता है हमारे साथ। हम कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं, जो नॉर्मल लाइफ में होता भी है हमारे साथ। कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो वो कहने की कोशिश की गई है। और वन ऑफ द बेस्ट वे, मतलब मेरी फेवरेट फिल्मों में से है कपूर एंड सन्स। तो आप देखिए और समझिए उस फिल्म को, बहुत इंटरेस्टिंग है वो फिल्म। तो ये इंडियन फिल्मों की बात हो गई। अब थोड़ी इंटरनेशनल फिल्मों की बात करते हैं या वेब सीरीज़ की बात करते हैं। तो आई थिंक दुनिया में हर किसी को अगर उसको एक्टिंग या एंटरटेनमेंट दुनिया में आना है तो एक वेब सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। उसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। मोस्टली लोगों ने देखी भी होगी, मुझे पता है। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे अपने एक्सपीरियंस से, मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स के सारे सीज़न करीब 4 बार देखे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि वो एक लिटरेचर है फिल्मों के पर्सपेक्टिव से। अगर आप सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स को देखिए और स्टडी कीजिए फिल्म मेकर के हिसाब से, एक्टर के पर्सपेक्टिव से, राइटर के पर्सपेक्टिव से प्रॉपर स्टडी कीजिए सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स को, तो आप 80% फिल्म मेकिंग समझ जाएंगे। ये मेरा मानना है। अब जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है वो थोड़ा सा इसको स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जिन्होंने देखा है अब बातें उनके लिए मैं बताऊंगा। जनरली क्या होता है, इस तरह का थ्रिलर या इस तरह का ड्रामा जो क्रिएट किया जाता है स्क्रीन में, उसमें क्या होता है, एक हीरो होता है, एक विलन होता है, फिर हीरो विलन के झगड़े चलते रहते हैं। वो हीरो कुछ इसके विलन के लोगों को मार देता है, विलन कुछ इसके लोगों को मार देता है, दोस्तों को मार देता है, भाई को मार देता है, फिर लास्ट में हीरो ही और विलन का मुकाबला होता है, हीरो जीत जाता है। दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। बट गेम ऑफ थ्रोन्स में ऐसा नहीं है। हालांकि वो एक बुक के ऊपर आधारित ड्रामा है, बट फिर भी गेम ऑफ थ्रोन्स में वैसा नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स में क्या है, एक विलन है, एक हीरो क्रिएट किया जाता है, उसके कैरेक्टर को बिल्ड किया जाता है, ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट होती है, रिलेट करती है, उसके साथ जुड़ जाती है। उसके अगर दुखी है तो ऑडियंस दुखी होगी, अगर वो गुस्से में है तो ऑडियंस को गुस्सा आएगा, अगर वो हंस रहा है तो ऑडियंस भी हंसेगी। इस तरह से वो कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, आप ध्यान से देखना। उसके बाद वो क्या करते हैं, हीरो को मार देते हैं, फिर एक नया हीरो क्रिएट होता है। ये बहुत अलग तरह की बात है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क माना जाता है। एक ऑडियंस किसी के साथ कनेक्ट होती है और उससे रिलेट करती है, उसको हीरो की तरह देखती है, आप उसे मार देते हो, अब आप एक नया हीरो वापस से क्रिएट करोगे। ये ज़रूरी नहीं कि ऑडियंस पहले वाले हीरो के साथ जितनी कनेक्ट हुई है दूसरे वाले के साथ उतनी कनेक्ट होगी, हो सकता है नहीं कनेक्ट हो। तो आपका ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया। एक अच्छे खासे कैरेक्टर जिसके साथ ऑडियंस कनेक्टेड थी उसको आपने मार दिया। सेकंड कैरेक्टर के साथ ऑडियंस कनेक्ट नहीं होगी तो फिर आप क्या करेंगे। यही सेम चीज़ हमारा जो एक शो आता था कपिल शब्द, कपिल कॉमेडी नाइट विद कपिल, जब कलर्स पे आता था, तो उसमें जब सुनील ग्रोवर ने शो छोड़ा था तो लोगों को ऐसा लगा था कि शो फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि ऑडियंस गुत्थी के साथ जुड़ी हुई थी, सुनील ग्रोवर के साथ जुड़ी हुई थी। हालांकि उसमें वैसा हुआ नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली आपको एक झटका ज़रूर लगता है, डॉक्टर गुलाटी कहाँ चले गए या गुत्थी कहाँ चली गई, वो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। बट एनीवे कपिल के शो ने भी वो ग्रैप करके रखा, उसको जाने नहीं दिया। तो इसी तरह से आपका इधर भी है, तो एक कैरेक्टर को मार देना ये हर सीज़न में हुआ है। पहले सीज़न में नेड स्टार्क को उन्होंने हीरो की तरह दिखाया, फिर मार दिया। फिर उसका जो बेटा है रॉब स्टार्क, उसको हीरो की तरह दिखाया, मार दिया। माँ को मार दिया, जो नेड स्टार्क की वाइफ थी, रॉब स्टार्क की माँ थी, उसको मार दिया। जॉन स्नो कभी भी हीरो की तरह प्रेजेंट नहीं हुआ इन अ बिगनिंग।
कुछ सीज़न देख लीजिए नहीं हुआ, फिर लास्ट में वो हीरो की तरह निकल कर आता है। इसके अलावा आप देखिए डेनेरिस टारगेरियन जो है, उसका जो बिल्डअप है वो कितना अच्छे से दिखाया है। पहले पहले एपिसोड में ये पहले सीज़न में उसका रेप होते हुए दिखाया, वो कितनी अबला नारी थी, बट उसके रिवेंज के जो सोच थी वो बहुत गहरी थी। तो किस तरह से अपना रिवेंज लेती है, किस तरह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन था वो था। हालांकि गेम ऑफ थ्रोन्स में कुछ गलतियां भी हुई हैं, गलतियां नहीं बोलूँगा, मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे वो चीज़ें सही नहीं लगी। कुछ सीजन्स भी वीक हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो बहुत कमाल है। और पहला सीज़न आपको आप देखना, आपको बहुत इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने पूरा एक सीज़न लिया है कैरेक्टर को इस्टेब्लिश और कैरेक्टर को रिलेट करने के लिए, ऑडियंस को समझाने के लिए, हर कैरेक्टर को समझाने के लिए उन्होंने टाइम लिया। तो कहीं ना कहीं वो बोरिंग भी लगने लगता है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला सीज़न बोरिंग होने के बावजूद भी उस फिल्म ने क्लिक किया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो, देखिए आप। उसके हर कैरेक्टर में एक अलग बात है, और उसको आप सोचो ना, एक शो है, एक नॉर्मल राजा रानी की कहानी है, उसमें फिर ड्रैगन्स भी आते हैं, वाइट वॉकर्स भी आते हैं, मदर ऑफ ड्रैगन्स भी है, एक औरत है जो मरे हुए इंसानों को ज़िंदा कर रही है। तो कितना उल्टा पुल्टा है चीज़ें, फिर भी लोगों ने पसंद की हैं। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है, उसमें आप बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हो। इसके अलावा दूसरी जो सीरीज़ है जो मैं रेकमेंड करूँगा वो है दिस इज़ अस। दिस इज़ अस एक ऐसी सीरीज़ है, वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्ले इन ड्रामा मैं मानता हूँ उसको। और उसमें क्या है, जिन्होंने देखी है नहीं देखी, मैं कुछ स्पॉइलिंग क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। उसमें क्या है, जो स्टोरी है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में चल रही है। अब आप सोचो, एक स्टोरी है जिसका पास्ट आपको पता है, पास्ट में क्या हुआ आपको पता है, इसका फ्यूचर आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी वो वेब सीरीज़ आप देखोगे। तो आप सोचो राइटिंग के लिए कितना चैलेंजिंग चीज़ है। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैलेंजेस लिए हैं, इन्होंने जो टिपिकल फिल्म मेकिंग होती है उससे हट के कुछ बनाया है। तो इस तरह से भी फिल्में बनाई जा सकती हैं, इस तरह की सोच भी लोग रख सकते हैं। क्योंकि हम तो सब डरेंगे, क्योंकि हम वो चीज़ करते हैं, सस्पेंस रखो सस्पेंस रखो। उन्होंने तो सस्पेंस ही ख़त्म कर दिया, एंड में दिखा दिया कि क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ दिखा दिया, प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसका कोई मतलब रहना नहीं चाहिए। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्ले, इस तरह से उन्होंने पास्ट और फ्यूचर दिखाया है कि आपको प्रेजेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और आप देखोगे कि कैसे ये चीज़ हुई है जो फ्यूचर में दिख रही है आपको। आप कनेक्ट रहते हो, आप छोड़ ही नहीं सकते। और वो एक वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्ले इन ड्रामा, वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्ले, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर उसमें काम कर रहे हैं। क्योंकि कैरेक्टर की पूरी जर्नी है, एक बहुत पॉजिटिव आदमी जो लोगों को मोटिवेट कर रहा है फर्स्ट सीज़न में, कुछ सीज़न के बाद वही एंटी डिप्रेशन पिल्स ले रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो वो जर्नी कैसे आ गया, मतलब एक इंसान के कितने सारे शेड्स हैं। तो एज एन एक्टर आपको भी सीखने को मिलेगा, आपको भी देखने को इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शेड्स हैं वो आप समझोगे, जो ग्राफ है कैरेक्टर को छोड़ा नहीं है, कैरेक्टर को पकड़ के किस तरह से उसके अंदर, उस कैरेक्टर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। और एक बहुत ही इमोशनल और बहुत प्यारी सी पिक्चर है, आपको लाइफ से प्यार हो जाएगा, स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ थिंग है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड और थर्ड जो मुझे लगता है वो, मैं शायद प्रोनाउंस सही नहीं करूँ उसको, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, बिल स्मिथ का बेस्ट परफॉर्मेंस मैं मानता हूँ। वो फिल्म मतलब रियल स्टोरी है, बट उसको किस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो बहुत कमाल है। वो आई थिंक हर एक्टर को देखना चाहिए। अगेन जो दिस इज अस की जो बात है वही सेम इसमें भी लागू होती है। विल स्मिथ के कैरेक्टर में जो उसका कैरेक्टर है उसको पकड़ के उसने रखा है थ्रू आउट, और बहुत सारे शेड्स हैं। कभी वो गुस्सा कर रहा है, कभी वो पोलाइट हो रहा है, कभी वो लोगों के पैर पकड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, कभी वो ज़िंदगी से लड़ रहा है, खाने के लिए पैसे नहीं है, हालत ख़राब है, 5 रुपये 10 रुपये पड़े हैं, उसमें वो कैसे उसको सर्वाइव करना है, कैसे वो रिस्क लेता है लाइफ को। वो आपको मोटिवेट करने के लिए भी काम आएगी। और एक एक्टर के इतने सारे शेड्स हैं, एक कैरेक्टर इतने सारे शेड्स प्ले कर रहा है, और वो नेचुरली लगना नहीं चाहिए कि ये इसने कैरेक्टर छोड़ दिया, ये इस कैरेक्टर को शूट नहीं कर रहा है, ये तो ये ऐसा था नहीं, इसने ऐसे कैसे किया। वो कैरेक्टर में रह के वो सारी चीज़ें कर रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा एक फिल्म है 1917 जिसको अभी बेस्ट वीएफएक्स का ऑस्कर भी मिला था एक डेढ़ साल पहले। तो वो देखनी भी बहुत ज़रूरी है। वो एक फिल्म मेकर उसको ज़रूर देखनी चाहिए। पूरी फिल्म आपको ऐसा लगता है कि वन शॉट है, वन शॉट नहीं है, फिल्म में कटिंग बहुत सारी हैं,
वन शॉट का मतलब होता है कि एक कैमरा कट नहीं होगा, मतलब एक कटिंग कैसे होता है, एक शॉट वाइड हुआ फिर 2 शॉट हुआ फिर क्लोज हुआ, ऐसा नहीं है, एक ही शॉट चल रहा है उसी में पूरी फिल्म खत्म हो जाती है। इस तरह से आपको लगता है बट ऐसा है नहीं। तो किस तरह से फिल्म मेकर ने अपने आप को चैलेंज किया, मेरे हिसाब से ऐसी फिल्म सोचना ही अपने आप में एक ऑस्कर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो फिल्म भी देखना आपके लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी सीरीज़ हैं जो मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। हाउस ऑफ कार्ड्स, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, स्पेशली एक्टर के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले उसका, वो देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा आपको एक सीरीज़ है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, कोरियन सीरीज़ है, शायद नेटफ्लिक्स पे शायद आपको मिल जाएगी। वो बहुत ही प्यारी फिल्म है, नॉर्मल सी स्टोरी अगेन सैराट की तरह, और किस तरह से कैरेक्टर के साथ आप जुड़ जाते हो, आप कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हो, उनके इमोशंस को फील कर रहे हो, वो रो रहे हैं तो आप रो रहे हो, आप वो हंस रहे हो तो आप हंस रहे हो, तो क्यों ऐसा हो रहा है वो उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो जब आप देखेंगे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें भी आपके साथ यही होगा। तो सेकंड हाउस ऑफ का फर्स्ट हाउस ऑफ कार्ड, सेकंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड आपकी हॉचिको एक फिल्म है बहुत प्यारी, डॉग के ऊपर एक फिल्म बनाई है, रिचर्ड गियर है उसमें, वो बहुत अच्छी है। इमोशंस को किस तरह से डॉग के साथ उन्होंने प्ले किया है वो बहुत कमाल की चीज़ है। एक एक्टर के साथ तो आप परफॉर्म करते हो, एक डॉग के साथ किया है, तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। इस तरह से जो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग जहाँ पे मिलते हैं और वो रियल लाइफ से बहुत क्लोजली आप उसको कनेक्ट कर पाते हैं, इस तरह से चीज़ें देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी TVF की एक सीरीज़ है कोटा फैक्ट्री पिक्चर, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको देखिए। किस तरह से एक स्टार्टअप का सपना लेके लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम आती हैं, वो वंडरफुल सीरीज़ है। सोनी लिव पे आपको मिल जाएगी और TVF के शायद प्लेटफॉर्म पे भी आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी सीरीज़ है। इस तरह से और भी चीज़ें हैं जो आप देखोगे और हम सीखना है आपको। अगर आप एपिसोड देखने के बाद आप नोट बनाइए कि आज आपने क्या सीखा है इन फिल्मों से, तो वो नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको नोट बनाना है, अगर आप नहीं सीख रहे हैं सिर्फ देख रहे हैं, तो अब सिर्फ देखने के लिए चीज़ें नहीं देखनी है, सीखना है इसलिए देखनी है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप एक्टर हैं तो रणवीर सिंह को ज़रूर फॉलो कीजिए, उसकी एक्टिंग को ऑब्जर्व कीजिए, उनकी एक्टिंग की बारीकियों को ऑब्जर्व कीजिए। वन ऑफ द बेस्ट एक्टर करेंट टाइम मैं उन्हें मानता हूँ, और उसको समझिए और सीखिए। सुनील ग्रोवर बहुत अच्छा ऑप्शन है सेकंड, उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, किस तरह से हर कैरेक्टर को लोग उन्हें क्यों पसंद कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए क्या यूनिकनेस है, और उस तरह का कुछ यूनिकनेस अपने अंदर भी लाना है, लेकिन वो इन लोगों से अलग ये एक यूनिकनेस होना चाहिए जो सिर्फ आपके अंदर होना चाहिए। यूनिकनेस का मतलब ही होता है यूनिक होना, अगर वो किसी और के अंदर भी है तो वो यूनिक नहीं है। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।